हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। रे ऑप्टिक्स में अभी तक हमने पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्नेल्स लॉ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिपेंडेंसी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडियम, एंड लास्ट में पढ़ा था हमने ऑप्टिकल फाइबर। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ एंड रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 की। तो पार्ट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे जनरल टर्म्स, लेंस मेकर फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। आपको मैं एक बात बता दूं, जब आप पावर ऑफ लेंस पढ़ोगे तो वहां पर आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग आखिरी तक पढ़ते हो, पावर ऑफ लेंस को आखिरी तक बने रहते हो, तो आपके सारे डाउट्स यहां पर क्लियर होने वाले हैं। ठीक है। हमारे एक स्टूडेंट सुमित का एक डाउट था जिसको हमने सॉल्व किया है पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड। तो आप लोग एंडिंग तक जरूर बने रहे हमारे साथ। हमने सब कुछ करने की कोशिश की है यहाँ पर। कोई भी डाउट आपका रहेगा नहीं अगर आप ये सारा लेक्चर देख लेते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो रे ऑप्टिक्स पार्ट नंबर आज का अपना 3 है। यूनिट यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 14 नंबर के आने वाले हैं और 7 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। चलिए, तो कल हमने कहाँ तक देख लिया था? ठीक है, पिछले वीडियो में हम यहाँ तक देख चुके थे, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा ये सब कुछ हो चुका था, अब हमें देखना है यहाँ से। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। ओके, तो एक काम करते हैं, थोड़ा लेंस लेंस के ऊपर बात कर ही लेते हैं। देखिए, 2 प्रकार के लेंस होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये होता है कॉन्वेक्स, ये होता है कॉनकेव। पिछले वीडियो में हमने इसके ऊपर बात करी थी, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव के ऊपर। ओके, इंपॉर्टेंट कौन सा है? ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ओके, कॉन्वेक्स। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम दोनों लेंस को ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ पर एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा ये जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा ये, इसको बनाने की कोशिश करते हैं बिल्कुल व्यवस्थित। चलिए, इतना काफी है। देखिए, हमारा जो लेंस है वो कौन सा है? ये वाला। ठीक है, ये आपको अंदर एक और छोटा सा लेंस दिखाई दे रहा होगा, तो यही तो हमारा रियल लेंस है, ये तो हमारी सरफेसेस है। ओके, तो इससे हमने एक लेंस बना लिया अपना। अब देखिएगा, यहाँ पर जो सेंटर पार्ट होगा, इसका जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ओ बोलेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, अब इसी के एक्सिस के ऊपर हम एक लाइन खींचते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं और इधर भी खींच ही लेते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पर? ठीक है, तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इनको बाकी जो चीजें हैं इनको सबको यहाँ से लेके यहाँ तक स्किप कर सकते हो, यहाँ से यहाँ स्किप कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो मेन काम है वो इसी लेंस के ऊपर है। ये जो छोटा सा लेंस आपको अंदर दिखाई दे रहा है उसी को हम यूज करने वाले हैं, उसी के हिसाब से हम सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपना ओ पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिएगा, मान लो इसको बोल देते हैं, इसका एक नाम देते हैं एक्स, इसका नाम दे देते हैं वाई। तो जो वाई सर्कल है अपना, उसका जो सेंटर है यहाँ पर मान लेते हैं कहीं पर। ठीक है, इसको रेड कलर से बनाते हैं। इसका सेंटर ये है ओ, और इसका जो सेंटर है वो यहाँ पर है कहीं पर। चलिए ओ नहीं लेते हैं यार, क्योंकि ओ हमने ले रखा है पहले से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, सेंटर है ये, इन दोनों का ये सेंटर है। ठीक है, तो होगा क्या, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पॉइंट से जो दूरी होगी, ये जो ओ पॉइंट हमने बना रखा है, इनके बीच में एक और पॉइंट हम लेने वाले हैं जिसको बोलेंगे फोकस। अगर आपको फोकस को अच्छे से बताना है कि क्या होती है एक्चुअल में फोकस, तो हम वैसे आगे देखने वाले हैं। देखिए, जब भी हमारी पैरेलल लाइंस आती है, जब भी पैरेलल लाइंस आती है और लेंस के ऊपर टकराती है, तो वो लेंस लेंस के ऊपर जब टकराती है पैरेलल लाइंस, तो वो कहां से कहां पर जाती है, कहां पर मीट होती है, या फिर मीट होने की कोशिश करती है, या फिर हमको दिखने की कोशिश करती है। तो ध्यान रखना, कभी भी पैरेलल लाइंस हमेशा फोकस से पास होती हुई हमको दिखेगी, या फिर उसकी इमेज अगर हम पीछे से एक्सटेंड करेंगे उसको, तो वो फोकस पे मीट होती हुई हमको दिखने वाली है। ये होता है कॉन्सेप्ट इसका, फोकस का। लेकिन आप इसको और सिंपल तरीके से याद रख सकते हो, कर्वेचर और कर्वेचर, ये रहा हमारा कर्वेचर, इसको क्या बोलते हैं? देखो, ये फोकस है, उसको हम बोलेंगे 2f। ओके, ये अपना सेंटर हो गया O। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर इसका बनेगा 2f। देखिए, जो भी कर्वेचर होता है वो डबल होता है। ओके, किससे? फोकस से। फोकस से डबल मतलब कि ये जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, मतलब कि अगर इसको हम बोलते हैं फोकस, ठीक है, फोकल लेंथ।
लिख ही देते हैं यहाँ पर। ये जो O से F तक की दूरी इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको F बना लेते हैं इस तरह से, इसको ही बोलते हैं फोकल लेंथ। ओके, इतना आपको समझ में आया। उसी प्रकार से यहाँ बना दो, यहाँ से इसको बोलेंगे फोकल लेंथ, और ये भी अपनी फोकल लेंथ हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ को प्लस करें तो हमारे पास एक रेडियस आ जाएगी। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, आर है, और आर क्या होता है, 2f होता है। ओके, 2 + 2f कर दो बस, और क्या, तो यहाँ से यहाँ तक ये आर आ जाएगी अपनी। ठीक है, तो ये सारी कॉन्सेप्ट हैं अपने जो बेसिक टर्म्स के अंदर आते हैं, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, इनको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हमने लिख रखा है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ पोल्स और स्फेरिकल सर्फेसेस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया अपना ओ जिसको हम बोल रहे थे। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेयर इन विच स्फेरिकल सरफेस फॉर्म अ पार्ट कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको डिनोट करते हैं 2f के साथ। ओके, फोकस क्या होती है, मिड पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर का, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉल्ड फोकस डिनोटेड बाय f। ओके, तो ये हो गया अपना f से इसको डिनोट करते हैं। फिर बात करते हैं फोकल लेंथ की, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ आपको समझाई मैंने, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी, हमारी फोकल लेंथ कहलाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर, अरे ऑप्टिकल सेंटर से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होगी ना उसको बोलेंगे रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस भी आपको मैंने बता रखा है, तो इनको अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। अब हम आगे बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन के ऊपर, उससे पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमको पता होना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। देखिएगा, अगर आपको इमेज थोड़ी क्लियर ना दिखाई दे तो हैंडल कर लीजिएगा, क्योंकि बस यही इमेज है जो आपको क्लियर नहीं दिखेगी, बाकी सारी इमेज आपको क्लियर दिखेगी। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मान लो हमारे पास ये लेंस है, अगर देखिए कोई सी भी पैरेलल लाइंस आती है तो इसको बना लेते हैं। ये देखिए, अगर ये पैरेलल लाइन आई, यहाँ से देखिएगा ये पैरेलल लाइन आई, तो ये कहाँ से पास होगी, ये हमेशा फोकस से पास होगी। ये देखिए फोकस से, ये फोकस से पास होगी। उसी प्रकार से अगर हमारे पास ये वाला लेंस है कॉनकेव, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी इस प्रकार से मीट होगी, उसके बाद ये यहाँ से डाइवर्स कर देता है। ये भी आप बात जानते हो, डाइवर्स करता है कि नहीं करता है। तो हम इसको क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो आपको क्या दिखेगी, ये देखिए यहाँ पर आपको वर्चुअल इमेज दिखने वाली है। इमेज तो नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट मिलने वाला है आपको। यहाँ पर आपको इसको ऐसा कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मीट होती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो फोकस से पास होती है, ये एक नियम हो गया। एक काम करते हैं, दूसरा नियम चलो वहीं पर बता देंगे आपको अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड भी आपको थोड़ी सी यहाँ पर देखिएगा, देखिए वहां बताने को मैं वहां पर भी बता सकता था, लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर ये यहाँ से पास, मान लीजिए अगर कोई सी रे फोकस से पास होती है, ठीक है, फोकस से इस प्रकार से पास होती है, तो वो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। ये देखिए, मतलब उसी लाइन को ट्रेवर्स करेगी वो। ठीक है, मान लो हमने इस बार यहाँ से पास करी, तो इस बार वो पैरेलल हो जाएगी। समझ रहे हो इस चीज को, मतलब जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है, उसी पाथ को वो ट्रेवर्स करेगी, ठीक है, ट्रेस करेगी, ये ध्यान रखेगा। तो ये 2 पॉइंट समझ में आए आपको। तीसरा भी बहुत सिंपल है, तीसरा ये है कि अगर आप जो रे है उसको सेंटर, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे तो वो डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट निकल जाएगा ऐसा। तो ये नियम भी आपको समझ में आ गया है। बस 3 नियम है, इनको ध्यान रखो ताकि सारी इमेज आपकी बन जाएगी। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट इमेज फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये लेंस है, अब हम क्या करेंगे, ये मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है, ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसकी इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। अभी ये ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होता तो क्या इमेज बनती है, उसको भी हम देखने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर पीछे रखा हो तो क्या होगा। तो एक काम करते हैं, 2 लाइन निकालते हैं। हम जैसा जानते हैं कि अगर कोई सी लाइन पैरेलल जाएगी तो कहां से पास होगी, वो पास होगी फोकस से। ठीक है, उसके बाद एक काम करते हैं, एक रे और निकालते हैं, क्योंकि 2 रे हमें चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो एक रे और हम पास करते हैं इस सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो आपको इमेज यहाँ पर दिखने वाली है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो इमेज आपको कहाँ पर मिली, आपको इमेज मिली फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, मतलब हमने दूर रखा और पास में हमको इमेज मिली। समझ रहे हो इस चीज को, मतलब इसके बीच में, यहाँ पर अगर इसको देख, इसके कंपेयर में किया जाए
तो यहाँ पर आपको इमेज मिल रही है। ठीक है, जितना दूर रखोगे उतनी पास आपको इमेज मिलने वाली है, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, द फोकस और इसके बीच में हमको इमेज मिली। उसके बाद हम बात करते हैं, इसको व्यवस्थित लिखा भी हमने, उसको भी देखेंगे, लेकिन आप पहले यहाँ पर समझ जाओ कि वो इमेज जो हमने लगा रखी है वो नोट से ले रखी है, तो वो क्लियर नहीं दिखेगी आपको, इसलिए यहाँ पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर इमेज है जो आपको सारी दिख जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा, मान लो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। फिर से हमने दो रेस निकाली, ये देखिए यहाँ से और यहाँ से। इस बार जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो कहाँ पर बनी, यहाँ पर बनी, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन हुआ क्या, ये जो इमेज है वो पहले के कंपेयर में काफी बड़ी बनी, देख रहे हो आप लोग। और ये कहाँ पर बनी है, ये बनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर। ठीक है, ये इधर बनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। पिछली बार क्या हुआ था, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी थी। ठीक है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बात का आप ध्यान रखेंगे। मतलब हमने इमेज कहाँ पर, जो हमारी ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पर हमने प्लेस किया, वो हमने प्लेस किया है फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो हुआ क्या, हमें इमेज कहाँ मिली है, हमें बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज मिली है। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले क्या है, अब हम फोकस पे रखेंगे इसको इमेज को। ठीक है, तो फोकस पे रखते हैं इसको। ये देखिए, फोकस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होगा, फिर से हम दो रेस निकालेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारा फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस बार क्या होगा, इस बार आपको इमेज कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये देखिए दो पैरेलल लाइंस हो चुकी है। ये देख रहे हो आप लोग, ये अब कहीं पर भी मीट नहीं होगी। जहां पर मीट होती है, अगर यहाँ पर मान लो इस प्रकार से ये मीट हो जाती इस प्रकार से, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना, ये अपनी इमेज बना देते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मिली नहीं। तो कभी भी फिजिक्स में भी ऐसा होता है कि अगर इमेज नहीं मिलती है तो हम क्या बोलते हैं कि इन्फिनिटी के ऊपर जाकर, इन्फिनिटी पोजिशन पर जाके हमें इमेज मिल जाएगी। ठीक है, इन्फिनिटी का हम यूज करने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद आगे देखिए, तो ये हमारे हो चुके ऊपर के तीन सारे। अब हम बात करेंगे नीचे वाले के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारी इमेज इन्फिनिटी के ऊपर है तो कहाँ पर हमें मिलेगी, मान लो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी वेरी सॉरी, हमारा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखिएगा आप लोग एक बात और, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो तब हमेशा कौन सी रेस आ सकती है, वहां से हमेशा पैरेलल रेस आती है। इन्फिनिटी से कौन सी रेस आती है, पैरेलल रेस आती है, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत दूर होता है। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को, तो हमेशा हमारे पास पैरेलल रेस आएगी। ओके, तो पैरेलल रेस हमने यहाँ से बना ली और यहाँ से बना लो पैरेलल रेस हमारी। ओके, तो ये क्या होगी, ये कहाँ पर मीट करती है, हमने आपको मैंने बताया था पैरेलल रेस हमेशा कहाँ पर मीट करती है, ये मीट करती है फोकस के ऊपर। तो फोकस पे हमें जो इसकी इमेज है वो मिलने वाली है। ठीक है, तो इन्फिनिटी का भी फंडा समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये शायद हमारा हो चुका है क्या, नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हमारा नहीं हुआ था, इसको भी देख लीजिए। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारी जो इमेज होगी वो भी कहाँ पर मिलेगी, वो हमें मिलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। अब ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, इनको प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो लेंस है, ठीक है, इसको आप अच्छे से बनाइएगा। अगर आपको प्रॉपर इसका देखना है किस प्रकार से हमारी इमेज उसी पोजीशन पे बन रही है, तो आप कब कर पाओगे ये एक्सपेरिमेंट, जब आप जो भी इसका जो भी इसका डायग्राम है वो प्रॉपर बनाओगे आप। ठीक है, लेंस को आपको बिल्कुल व्यवस्थित बनाना है, तभी आप ये एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। इस प्रकार का डायग्राम आप चाहते हो कि बिल्कुल व्यवस्थित हमारा ऐसा बने, जैसा हम सोच रहे हैं वैसी जगह पर हमारी इमेज इमेज आए, तो आपको व्यवस्थित डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, मैं आपके पास एक वीडियो सेंड करूंगा, उसको देखिएगा, वो बहुत अच्छा वीडियो है। उसमें आपको समझ में आएगा किस प्रकार से हमें बनाना है इन लेंस को। ओके, तो वो वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता, इसको बिल्कुल व्यवस्थित बना पाना आसान नहीं होता है। इसको आप जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि छोटे जो होते हैं लेंस वो अच्छे बनते हैं, उनकी इमेज अच्छी बनती है। अगर आप बड़ा बनाओगे तो नहीं बनेगा अच्छे से। ओके, तो ये हो गया। मान लो इस बार हमारे पास जो इमेज है वो कहाँ पर रखी हुई है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखी हुई है। तो क्या होगा, सॉरी हम गलत जगह ले रहे हैं, ये हमारी इमेज है। ओके, ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये तो हमारी इमेज है ना, इसको थोड़ी लेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो तब इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो वही फंडा हम यूज करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, पैरेलल रेस निकालेंगे। पैरेलल जो रे होगी वो कहाँ पर पास करेगी, फोकस से पास करेगी। उसके बाद एक काम करेंगे, एक सेंटर से पास करवा देंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो अब ये देखिए, ये तो डाइवर्स हो रही है, ये मिलेगा ही नहीं कभी कभी भी। तो हम क्या करेंगे, पीछे इसको एक्सटेंड करेंगे। तो पीछे एक्सटेंड करने के बाद कहीं यहाँ पर हमें इमेज इसकी मिलने वाली है, ये वर्चुअल इमेज है। ओके, रियल इमेज हमको नहीं मिली, तो हमें क्या मिली, वर्चुअल इमेज मिली।
ओके, तो ये देखिए यहाँ पर साइज इसका बड़ा आया इससे, तो ये हमारी इमेज बनी। और ये देखिए ये अपराइट बनी हमेशा, इन्वर्टेड नहीं बनी, अपराइट बनी। अपराइट मतलब सीधी। बाकी जो सारी इमेज थी हमने देखी वो सारी उल्टी बनी हुई है, ध्यान रखा आपने। तो ये क्या बनी, बिल्कुल सीधी बनी। ये देखो इसका, ये भी सीधी ए बी, ये भी ए डैश बी डैश। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं पर ये देखो जैसे ये उल्टी बनी हुई है, ठीक है, ये इन्वर्टेड है। ये सारी क्या है, हमारी इन्वर्टेड इमेजेस। ये देखिए ये क्या है, हमारी इन्वर्टेड इमेजेस। चलिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद इसको भी ले ही लेते हैं, इस पोजीशन को भी ले ही लेते हैं। ये क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव लेंस है। तो क्या होगा, अगर यहाँ से पैरेलल रेस आती है तो ये क्या करता है, डाइवर्स कर देता है इस प्रकार से। यहाँ से देखिए आप, इसको भी क्या करेगा, ये डाइवर्स कर देगा। क्योंकि देखो इन्फिनिटी वगैरह ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वहां से क्या आएगी, पैरेलल रेस आने वाली है। तो अगर आप इसको करोगे, पीछे एक्सटेंड करोगे, तो आपको कहाँ पर इसकी इमेज दिखेगी, आपको दिखेगी यहाँ पर इसकी इमेज। और कौन सी इमेज दिखेगी, वर्चुअल इमेज आपको दिखने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो 2 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा, मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। चलिए रिज्यूम कर। तो ये हो चुका था हमारा, थोड़ा कॉल आ गया था उस वजह से मैंने जो भी क्लास थी अपने उसको रिज्यूम किया, पॉज किया, सॉरी। तो अब वापस रिज्यूम कर चुके हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ अब आपको, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए मैंने एक यहाँ पर ले रखा है कोई सा एक, जो भी हमने केस देखा था उसी में से एक केस हमने ले रखा है यहाँ पर। ये कौन सा केस है भैया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। ओके, तो आपको लिखना कैसे, यहाँ पर देख लीजिए। पोजीशन मेंशन करनी है, नेचर मेंशन करना है और साइज मेंशन करना है। पोजीशन कैसी है, देखिए एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो आपको इमेज मिली है वो कहाँ पर मिली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिली है, तो आप लिखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद जो नेचर है इसका वो रियल है, इमेज आपको रियल मिली, वर्चुअल इमेज नहीं मिली, आपको एक्सटेंड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए आप क्या बोलोगे, रियल इमेज है। अब इमेज कैसी है, सीधी है कि उल्टी है, अरे इसके कंपेयर में तो ये उल्टी है, तो हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज। ओके, इन्वर्टेड बोलेंगे। अरे रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। उसके बाद जो साइज होगा इसका, साइज कैसा होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उतना ही साइज हमारा इमेज का आया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो जितने भी केस आपको मैंने बताए हैं उनका सभी का केस ले रखा है और सभी को मैंने थ्योरी के फॉर्म में यहाँ पर लिख रखा है। तो ये नोट्स आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, पोजीशन, नेचर, साइज सभी का हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड जिससे हमने इसको एक्सटेंड किया था, तो क्या बनेगी, रियल, सॉरी रियल मतलब कि बिल्कुल सही और हमें एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज। ओके, पोजीशन क्या है यहाँ पर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी हुई है, तो इनको पढ़ लेना आप लोग। चलिए, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो लेंस मेकर फॉर्मूला ये हमें कंटिन्यू करना है आज। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, लेंस मेकर फॉर्मूला करके आ सकता है, लेंस इक्वेशन करके आ सकता है, या फिर जो आप लोग देख रहे हो, शो दैट 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ऐसा भी आ सकता है। उसके अलावा ये भी आ सकता है। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या करना है हमको इस क्वेश्चन में। देखिए बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, इन अबव फिगर कंसिडर अ लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। हम एक लेंस लेने वाले हैं। अब आप सभी जानते हो लेंस क्या होता है, स्फेरिकल सरफेसेस से मिलकर ही बना हुआ होता है। तो हमने 2 स्फेरिकल सरफेसेस ले रखी है। ओके, तो अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। एक ये सरफेस है, ओके, एक ये वाली सरफेस है जिसका नाम यहाँ पर उन्होंने ए दे रखा है, इस सरफेस का नाम उन्होंने ए दे रखा है। उसके अलावा एक सरफेस ये है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ये देखिएगा आप लोग, ये मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो 2 स्फेरिकल सरफेसेस उन्होंने ली हुई है। ओके, इसी के हिसाब से उन्होंने लेंस बना दिया है। तो इसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। तो इतना आपको समझ में आया, 2 लेंस, सॉरी एक लेंस जो कि 2 स्फेरिकल सरफेसेस से मिलकर बना हुआ है। देखिए अभी हमने क्या नाम दे रखा है, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, ऐसा टेंशन मत लेना कि आपके नंबर काट लेंगे इसमें। कुछ भी नाम दे सकते हो। देखो हमने इसका नाम क्या दिया है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। ओके, तो एक सरफेस है ए बी और एक सरफेस है सी डी। ओके, ए बी एंड सी डी, तो नाम कुछ भी दे सकते हो, आपके मर्जी है। ओके, तो ए बी एंड सी डी ये नाम दे दिया हमने। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ए बी एंड सी डी ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ए बी की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 है और सी डी की क्या है, R2 है। इतना आपको समझ में आया। अब कहानी चालू होती है यहां से। लेट O1 इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट
in front of refracting surface AB by refracting surface AB a real image of point O1 formed at I1। देखिएगा ये जो O ऑब्जेक्ट है इसको O1 इसका नाम दे रखा है हमने O1। क्यों दिया हमने इसका नाम O1? O क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसका ये जो इसका पॉइंट है, ठीक है, इसको हमने O दे रखा है, ठीक है, इस ऑप्टिकल पॉइंट को हमने O दे रखा है, ऑप्टिकल सेंटर को हमने O बोल रखा है, तो इसको हमें O1 बोलना पड़ेगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं? O1 बोल रहे हैं। O1 क्या है यहाँ पर? O1 यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, जो O1 है, O1 यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इतना आपको समझ में आया? ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? AB के सामने रखा हुआ है। AB के सामने क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट के साथ जाएगी एक रे कुछ इस प्रकार से। अब क्या हुआ ना, हुआ क्या, सबसे पहले वो किससे टकराएगी? वो AB से जाकर टकराएगी। ये रहा हमारा AB। चलो थोड़ा सा बना देते हैं आप लोगों के लिए इसको। ये देखो, ये रहा हमारा AB। AB से जाकर टकराई। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये बेंड होगी। ओके, तो अंदर इस तरह से बेंड होगी, उसकी वजह से क्या होगा? बेंडिंग की वजह से अब जब इस सरफेस से टकराएगी वो अंदर ही अंदर, फिर उसके बाद इससे टकराएगी वो। ओके, ये क्या हो गया? ये देखिएगा यहाँ पे जो CD सरफेस आपको दिख रही है, इससे भी तो टकराएगी वो जाकर। ओके, तो CD से टकराने के बाद क्या हुआ? CD से टकराने के बाद वो कुछ यहाँ पर जाकर उसने इमेज बनाई। ओके, ये हमारी फाइनल इमेज। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था? ये कहानी एक्चुअल है, लेकिन हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि सबसे पहले वो AB से टकराई। AB से टकराने के लिए उसने क्या किया? मान लो AB से टकराई और उसकी वजह से रिफ्लेक्ट कहाँ पे हुई? यहाँ पे उसको होना चाहिए था। कहाँ पर होना चाहिए था? यहाँ पर उसको होना चाहिए था। लेकिन हमारे पास एक और सरफेस है CD, एक और सरफेस है CD। तो CD से टकराने के बाद पहले तो उसको यहाँ पर जाना चाहिए था, लेकिन ये सरफेस बीच में आ गई, इस वजह से वो यहाँ पर अपना फाइनल इमेज बनाएगी। ओके, किस पॉइंट पे बनाएगी? इस आई पॉइंट पे बनाएगी। ओके, तो इतना आपको समझ में आया? ये अपना O1 है और ये इसका नाम दे दिया हमने I1। I1 किसको बोलते हैं? इमेज को बोलते हैं। ओके, तो ये इमेज हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए थी एक AB की वजह से, लेकिन हमारे पास CD सरफेस भी है। ओके, CD की वजह से कहाँ पर हमें इमेज मिली फाइनल? वो मिली हमारे I पोजीशन पर। ओके, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ओ हमने ऑब्जेक्ट लिया था, ऑब्जेक्ट की वजह से हमें इमेज AB की वजह से कहाँ पर मिलनी चाहिए थी? I1 पोजीशन पर मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास CD पोजीशन भी है, इस CD सरफेस भी है, तो इस वजह से क्या होगा? लाइट जो लाइट रे है वो थोड़ी सी और बेंड हो जाएगी और फाइनल इमेज हमें कहां पर मिलेगी? वो मिलेगी हमें आई पोजीशन पर। ओके, चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं? नामांकन करने वाले हैं सभी का। ये अपना हो गया O सेंटर, इसको हमने O बोल दिया। इसको क्या बोल रखा है हमने? O1 बोल रखा है। O1 क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट है। ओके, थ्योरी में यही कुछ लिखा हुआ है कि O1 हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किस प्रकार से लिखते हैं? U से लिखते हैं। ठीक है, U क्या होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद V क्या होती है? इमेज डिस्टेंस। ओके, तो हमारी इमेज डिस्टेंस क्या है? V है। तो हमारे पास I1 भी तो बना था, तो उस डिस्टेंस को भी हमें बताना पड़ेगा। तो ये जो हमारी डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? V1 बोलेंगे। इतना आया समझ में? इसको हमने V बोल रखा है, इसको हमने V1 बोल रखा है। ओके, आप चाहो तो कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन जो इनके नेम जो दे रखे हैं, U दे रखा है इसका नाम, इसका V दे रखा है, ये स्टैंडर्ड है। ओके, इनको स्टैंडर्ड नाम दे रखा है, इनका यूजुअल मीनिंग है। ओके, क्वेश्चन में आप देखते हो लिखा हुआ होता है सिंबल हैज देयर यूजुअल मीनिंग, तो इनके अपने आप में ही मीनिंग्स है। ओके, यू हमेशा किसके लिए लिखा जाता है? यू हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए लिखा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से। यू लिखा जाता है इमेज डिस्टेंस के लिए। और V1 अब ने इसको बोल रखा है, इसको हमने V बोला तो इसको बोलेंगे V1। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, तो अब हम थोड़ा डिराइव करने की इसको कोशिश करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, उसको थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं आपको, क्योंकि हम इसको यूज करने वाले हैं। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था उसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं आपको। क्या हुआ था? रिवाइज क्या करवाना है आपको? जो आउटपुट आया था वही बताएंगे आपको, और क्या। देखिए, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। म्यू अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R। ये क्या है? अपना रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिराइव किया था हमने पिछली क्लास में। इसको आप याद कैसे रख सकते हो? म्यू समझते हो क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। V और U आपको मैंने बता रखा है, रेडियस भी बता रखी है मैंने, R से रेडियस को डिनोट करते हैं। ओके, तो देखिए, इसको आप याद कैसे रख सकते हो? देखिए, म्यू माइनस 1, तो यहां पर भी देखो आप, म्यू माइनस 1। V U और R, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, V U R। तो थोड़ा सा रिलेशन यहाँ पर बना सकते हो आप चाहो तो। म्यू माइनस 1 मतलब अलग अलग ही है, लेकिन आप समझने के लिए इसको इस तरह से याद रख सकते हो। म्यू माइनस 1, अगर आप ऊपर ऊपर देखो, म्यू माइनस 1, इधर भी म्यू माइनस 1 है। उसके बाद यहाँ पर V, यहाँ पर U, यहाँ पर R, V U R, V U R। ओके, तो इसको हम यूज करने वाले हैं।
चलिए तो आ जाते हैं फिर से वहीं पर। ये सब कुछ आपको हम पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में, तो आ जाते हैं यहीं पर। ओके ठीक है, ये देखिएगा आप, तो ना मैंने जो आपको समझाया है उसको हम डिराइव करेंगे। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, अगर आपको एक बार समझ में आ गई चीजें तो डेरिवेशन करना कोई मुश्किल नहीं है। ओके चलिए, तो हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इमेज है। ठीक है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ए बी सरफेस का, उसको हम बोल देते हैं म्यू, म्यू ही बोलते हैं। अब जो सी डी है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1/म्यू। ठीक है, 1/म्यू क्यों बनेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, पिछली क्लास में नहीं मतलब पार्ट 1 जब हम देख रहे थे वहां पर हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, म्यू इसका अपोजिट हो जाएगा। ये अगर इसको अपन म्यू बोल रहे हैं, एबी को अगर अपन म्यू बोल रहे हैं, तो सीडी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसे हमें क्या बोलना पड़ेगा, 1/म्यू। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है, तो इसका म्यू इसका 1/म्यू। इतना आपको समझ में आया। चलिए, तो हम अप्लाई करते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला किसके लिए, इस सरफेस के लिए, एबी सरफेस के लिए। तो क्या बनेगा, म्यू अपॉन बी माइनस 1/यू, म्यू माइनस 1/r। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। चलिए, तो ये होता है अपना रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। ये हमने अभी अप्लाई नहीं किया क्योंकि हमने डिस्टेंस वगैरह कुछ अपने हिसाब से ले रखी है। ओके, तो हम इसको अप्लाई करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर लिख रखा हमने व्यवस्थित, फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी। चलिए, तो म्यू के बराबर है, यू के बराबर है, लेकिन जो वी है, वी क्या था हमारा, V1 था, और आर क्या था हमारा, R1 था। ओके, R1 और R2 हमने बोल रखा था, तो ये तो हमको समझ में आ गया, ये तो सेम है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है कि ये V और V1 क्या सिस्टम है। देखिए, AB की वजह से, AB की वजह, सिर्फ AB की वजह से जो इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है, जरा ये बताओ। AB की वजह से तो यहीं पर इमेज बन रही है, ये तो बाद में आई थी, ये तो CD की वजह से बन रही है। ओके, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इसके लिए तो यही है ना इसकी इमेज, और इमेज डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे थे, V1 बोल रहे थे। ओके, इसलिए हमने V की जगह V1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और U तो सेम है, U तो सेम ही है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो सेम रहेगी। ओके, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वन अप जहां पर भी V है उसको हम V1 बोलेंगे, और R जहां पर है उसको हम R1 बोल देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया रिफ्रैक्शन फॉर्मूला किसके लिए, एबी के लिए, एबी सरफेस के लिए। ठीक, सिमिलर उसी तरह से रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसके लिए, सीडी सरफेस के लिए। सीडी के लिए क्या क्या चीजें चीजें चेंज हो जाएगी, ये आप समझो। सबसे पहले तो जो म्यू होगा वो 1/म्यू के इक्वल हो जाएगा, ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए, जो यू होगा, यू किसके इक्वल हो जाएगा, V1 के इक्वल हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज, अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। V किसके इक्वल हो जाएगा, वी के इक्वल रहेगा। और आर डिस्टेंस को क्या बोल रहे थे, रेडियस को क्या बोल रहे थे हम, R2 बोल रहे थे। ठीक है, आपको कंफ्यूजन अब कहाँ कहाँ पे हो सकती है, अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, यहाँ तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से। यहाँ पर आपको दिक्कत हो रही होगी, और एक यहाँ पर भी मान लो आपको दिक्कत हो रही होगी। चलो समझो इस चीज को। देखिए, ये तो हमने प्रूफ कर दिया एबी के लिए, अब हम बात करना सीडी के लिए। देखिए, सीडी जो है, सीडी सरफेस के लिए, सीडी सरफेस के लिए ये जो I1 है ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। ओके, तो इस समय सीडी के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी ये वाली, V1 क्या बनेगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगी। ओके, ये क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। उसके बाद इमेज डिस्टेंस हमें पता है V बनेगी। ओके, बस ये बात है। मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को, फिर से सुनना एक बार और, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। देखिए, ओ ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर था, O1 ऑब्जेक्ट, इसकी वजह से यहाँ से एक रे गई। ओके, और कहाँ टकराई, वो AB से टकराई। AB से टकराने के बाद हुआ क्या, उसको इमेज यहाँ पर बननी चाहिए थी I1 के लिए, लेकिन फिर उसने देखा कि हमारे पास तो CD सरफेस भी है, तो CD सरफेस से टकराने के बाद उसकी फाइनल इमेज बनी I1 के लिए। लेकिन फिजिक्स ये कहता है कि जो यहाँ पर आई इमेज बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है, वो इसकी वजह से बन रही है, I1 की वजह से बन रही है। अब जो CD सरफेस थी हमारी, जो हमारी CD सरफेस थी, उसके लिए जो I1 था, I1 ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, मतलब यहां से एक रे गई होगी, फिर से वो टकराने के बाद यहां पर इमेज बनी होगी। ठीक है, तो ये होता है स्लिम। ठीक है, सुमित आप क्या बोल रहे हो, सर समझ नहीं आ रहा है। सुमित जरा हमें ये बताओ आपको कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। सर ये क्या ले रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं आ रहा सर। देखो समझो मेरी बात, यहां से सुनो। देखो ये अपना क्या है, सुमित जरा माइक ऑन रखो अपना। ये क्या है अपना, सर ये पॉइंट है, पॉइंट सेंटर का ऑफ नाम कर क्या दे वो। रखा है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अपने को ऑब्जेक्ट बोलना पड़ेगा। मान लो O1 की जगह पे आप खुद खड़ जाओ।
ओके, अब ये मान के चल रहे हैं कि O1 कुछ भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट है अपना, ठीक है, ऑब्जेक्ट है अपना, चीटी समझ लो, चीटी, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट हमको लेना होता है। अब चीटी की इमेज कहाँ पर बनेगी? लेंस के द्वारा। लेंस क्या करता है? इमेज फॉर्म करता है ना, तो इसकी इमेज बनानी पड़ेगी हमको। तो हुआ क्या होगा, यहाँ से एक रे गई होगी लाइट की, यही तो होता है, रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे तो रे तो जाएगी। ओके, तो रे यहाँ से कहाँ गई? एबी के ऊपर गई। एबी से टकराने के बाद क्या हुआ, चलो ये बताओ सुमित। सर वो फोकस से होके जाएगी। अरे फोकस की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पर। रिफ्लेक्ट होगी सर हाँ तो उससे रिफ्लेक्ट, टकराने के देखो बाद। रिफ्लेक्ट तो कहीं भी हो सकती है, रिफ्लेक्ट तो कहीं पर भी हो सकती है ना, हमें अब फोकस वगैरह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। फोकस तो तब बताते हैं जब हमारे पास पैरेलल रेस आती है, तब जाके वो फोकस से पास होती है। अब हमारे पास पैरेलल रेस थोड़ी है। ओके, तो ये होगा यहाँ पर। तो अब देखिएगा, यहाँ से गई और मान लो यहाँ पर जाकर कोई इमेज बनी, I1 के ऊपर जाकर कोई इमेज बनी। अरे कुछ भी नाम दे सकते हो यार आपके हिसाब से, मैंने I1 दे रखा है, I1 पे जाके इमेज बनी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, अब जो I1 होगा, अब जो CD सरफेस है हमारे पास, ये CD सरफेस, इसके लिए जो I1 है वो किसकी तरह वर्क करेगा? ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। इसके लिए CD के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ये है। इसको तो जानता पहचानता भी नहीं है, जो CD है वो इसको जानता पहचानता भी नहीं है कि भाई तू कौन है, हम नहीं पहचानते। हमारे लिए ऑब्जेक्ट कौन है? हमारे लिए ऑब्जेक्ट I1 है। ओके, तो I1 इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट से फिर से एक रे जाएगी। ओके, उस रे की वजह से यहां पर जाकर कहीं इमेज बनेगी। ठीक है, तो जो O1 यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जाकर इमेज बनी है। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। अगर ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इतना ध्यान रखो कि हमें करना क्या है। करना कुछ नहीं है, पहले तो आपको एक रे पास करवानी है यहाँ पर, यहाँ से टकराने के बाद जहां पर भी आपको मन हो वहां पर जाके एक इमेज बना देना। ओके, लेकिन ये जो इमेज बनाओगे ये फाइनल इमेज नहीं है, इसको आपको I1 बोलना पड़ेगा। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है बस। उसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास CD सरफेस भी है। ओके, CD सरफेस है। अब CD सरफेस से टकराने के बाद पहले ऐसी टकराएगी, फिर ऐसी होगी, फिर ऐसी जाएगी। ओके, तो CD सरफेस से टकराने के बाद इमेज कहीं यहाँ पर बनेगी। ये कहने का मतलब है मेरा। ओके, तो इतना आपको ध्यान रखना है बस। अगर इतना भी ध्यान रख ले तो काफी है, कुछ नहीं है डेरिवेशन में, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, सर ये ये अपना ऑब्जेक्ट है, बस ये अपना ऑब्जेक्ट है। किसके लिए ऑब्जेक्ट है? ये आई इमेज के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट है, बस इतना ध्यान रखना। अब बताओ कहां पर आपको दिक्कत आ रही है? सर ये AB से रिफ्लेक्ट होके वापस इधर क्यों नहीं आई? उधर क्यों गई? और CD से उधर ही रह गई, इधर नहीं आई। AB से रिफ्लेक्ट होके क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर ये जो अपना ऑब्जेक्ट की रे थी, हम्म, ये AB से रिफ्लेक्ट होके दूसरी साइड चले गई, हाँ लेकिन जब ये CD से रिफ्लेक्ट हुई तो लेकिन इसी साइड रह गई, ऐसा क्यों? देखो, ये अपना लेंस है। ठीक है, ये लेंस है। लेंस क्या करता है, आर से पार निकाल देता है। ये देखो ना, यहाँ से ये गया और यहाँ से अंदर जाएगी ये यहाँ पर बनी इसके लिए इमेज। अब ऐसा थोड़ी हो, कांच थोड़ी है, हमने इसको पॉलिश थोड़ी करा कि रिफ्लेक्ट होकर वापस अपने साइड साइड आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा भैया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मिरर अलग होता लेकिन है। सर ये CD साइड तो ऐसे ही तो हो रहा है। देखो CD साइड के लिए हो रहा है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में थोड़ी है। रियल ऑब्जेक्ट तो अपना यही है, ये तो मान के चल रहा है वो। ओके, ये तो उसको मान के चल रहा है, रियल ऑब्जेक्ट तो अपना यही है। आ रहा है समझ में? रियल ऑब्जेक्ट ये मत, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो आप यहाँ से टकराएगी, फिर वापिस से ऐसा होगा, फिर वापिस से ऐसा होगा, फिर वापिस इधर से आएगी इमेज, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये अगर आप सोच रहे हो तो ये गलत धारणा बना रखी है आपने। होगा क्या, ये अपना एक ऑब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट करेगा। ओके, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। अपन जिसे बोलते हैं ना भाई, तू तो मेरा अपना भाई है, तो अपन के सच में भाई थोड़ी बना लेते हैं उसको। बोलने को बोलते हैं कि भाई तू अपना भाई जैसा ही है, भाई जैसा है वो, लेकिन भाई थोड़ी है। उसी तरह से जो इमेज है ये सिर्फ एक तरह का कल्पना है। ओके, ये सिर्फ कल्पना है कि यहाँ पर बनी होगी। ओके, तो ये होता है यहाँ पर। अब आया सुमित समझ में? हाँ सर, एक्चुअल इमेज तो ये यहाँ पे बनेगी जो आई और बनी क्या? हुई है V डिस्टेंस से। ओके, ये देखो यहाँ पर इस तरह से। चलिए, तो काफी बात हो चुकी है, आप समझ गए होंगे आप। तो इन भाई साहब के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपन यू बोल रहे थे, क्योंकि हमें तो फॉर्मूले में यही बताया जाता है कि यू है अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यू की जगह पर हम V1 लिख सकते हैं क्योंकि यही हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ओके, तो हमने V1 लिख दिया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या है, V है, तो V को तो V बोल रहे हैं अपन क्योंकि यही अपनी इमेज डिस्टेंस है। ओके, तो V पुट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद देखो अपन यहाँ पर V है, यहाँ पर म्यू है, तो म्यू की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1/म्यू, तो 1/म्यू पुट कर दिया। उसके बाद R जो है, जो R है, R की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, R2 लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर R2 लिख देंगे, सिंपल सी बात है। और ये बन गया आपका CD के लिए भी आ चुका है। ओके, तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अपने हिसाब से। देखो यहाँ पर भी 1/म्यू है, यहाँ पर भी 1/म्यू है।
एक काम करते हैं, म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, समझ रहे हो इस चीज को। यहाँ पर म्यू आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पूरा 1 हो जाएगा, यहाँ पर म्यू हो जाएगा। ठीक है, सिंपल करा बस अपन ने। अगर आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है तो मत करो सिंपल, उतने काफी। सिंपल करने के लिए हमने ऐसा बना रखा है इसको। चलिए अब थोड़ा सिंपल बन गया ये। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इसकी तरह बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, 1/म्यू। ऐसा ऐसा इसको ऐसा कर सकते हैं, म्यू माइनस 1। ठीक है, तो मतलब माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके, तो इसको हमने इस तरह से बना लिया। अरे इतना तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इन दोनों को एक जैसी बना ले। यहाँ पर म्यू-1 था तो इसको भी म्यू-1 की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। ओके, तो माइनस हमने क्या कर रखा है, कॉमन ले रखा है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, अगली स्टेप में हम इन दोनों को जोड़ देंगे। इक्वेशन डबल स्टार एंड इक्वेशन ट्रिपल स्टार, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इक्वेशन का नाम दे रखा है हमने, ठीक है। एबी के लिए हमने स्टार डबल स्टार दिया था, इसके लिए हमने ट्रिपल स्टार दे दिया। ओके, तो ये हो गया आपका। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या है, जोड़ना तो समझते होंगे आप लोग, लेफ्ट में लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ना है, राइट को राइट से जोड़ना है। ओके, तो ये है और ये है, इनको जोड़ दिया, ये और इसको जोड़ दिया। इनको जोड़ने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आया कुछ इस प्रकार से, 1/म्यू, ठीक है, -1/u इक्वल टू म्यू-1/r -1/r2। ये कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन आया हमारे पास। अब इसको और सिंपल करते हैं, कैसे करेंगे सिंपल, अब देखिएगा। अब एक कंडीशन हम मान के चलते हैं, ठीक है। कंडीशन हमें पता है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, देन इमेज फॉर्म्ड एट फोकस बी। तो हमें ये पता है जब भी इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तब इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पे बनेगी। इतना तो आप सभी जानते हो, ठीक है। जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से इंफिनिटी पे होता है तो वहां से कौन सी रेस आती है, पैरेलल रेस आती है। और पैरेलल रेस जब आती है वो कहां पर मीट करती है, फोकस पे मीट करती है। सुमित इतना तो आता है आपको, इतना पता है ना कि अगर इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट हो तो वहां से रेस हाँ पैरेलल सर ही पता आती है, और पैरेलल रेस कहां पे पास होती है, फोकस से पास होती है। तो ये कंडीशन हम मान के चल रहे हैं, इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। अगर मान लो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो जो यू डिस्टेंस है हमारी, उसको हमें क्या बोलना पड़ेगा, इंफिनिटी बोलना पड़ेगा। ओके, अब हम हमारी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, है ना, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस होगी, जिसको हम वी बोलते हैं, वी को हम क्या बोल सकते हैं, फोकल लेंथ बोल सकते हैं, क्योंकि इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पे बनेगी। आ रहा है समझ में। तो इसको हम यहाँ पर पुट करने की कोशिश करते हैं इसके हिसाब से कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ, इंफिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या रखा, इंफिनिटी रखा, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। उसके बाद जो हमारा v था, सॉरी यहाँ पर जो v था, इस v की जगह पर भी हम क्या रखेंगे, क्योंकि अब v हमें पता चल गया है। यहाँ पर क्या आएगा, f आएगा। f क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। अरे फोकस की जो दूरी होगी उसको फोकल लेंथ ही तो बोलेंगे। ओके, तो इस तरह से ये तो सर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, बस ये हो गया आपका खत्म कहानी। चलो बताओ। सर हाँ बोलो। सर ये इमेज सर फोकस पे कैसे बनेगी सर? अरे अपन ने कंडीशन पढ़ी थी ना, कंडीशन भूल गया क्या। देखो, जब भी ऑब्जेक्ट, जब भी सॉरी जब भी पैरेलल रेस आती है, जब भी पैरेलल रेस आती, चलो आपको यहीं पर क्लियर करवा देते हैं एक बार और। यही बोलते हैं कि आप क्लास डेली ज्वाइन किया करो। यहाँ पर हमने देखा था, ये देखो, ये जब भी हमारी पैरेलल रेस आती है वो हमेशा कहाँ से पास होती है, वो हमेशा फोकस पर पास होती है। देखो फोकस, ओके, तो फोकस पे आकर ये मीट करती है। आ रहा है समझ में। और हम जानते हैं इन्फिनिटी बहुत दूर होता है। ओके, तो इन्फिनिटी से हमेशा कौन सी रेस आती है, पैरेलल रेस आती है। तो पैरेलल रेस जब भी आती है वो फोकस पर मीट होती है। ओके, अगर ये एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो आप कर भी सकते हो घर पर। डायग्राम बनाना ऐसा बिल्कुल व्यवस्थित, और उसको करके देखना कि पैरेलल रेस बनाना और वो कहाँ से पास होती है, खुद समझ जाओगे। ओके, तो ध्यान रखना ये कंडीशन कि जब भी पैरेलल रेस आती है वो कहाँ पर मीट होती है, वो हमेशा फोकस पर मीट होती है। और फोकस की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया कि v की जगह पर फोकल लेंथ लिख दिया। अब इंफिनिटी की, जो इंफिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, उसकी जो दूरी बनेगी वो क्या बनेगी, इन्फानाइट बनेगी। तो इन्फानाइट रखा, और 1/इन्फिनाइट क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो ये तो पूरा कट गया। तो अपने पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ओके, तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसको आगे अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो इस प्रकार से। अगर आपको लाना है एक्सप्रेशन तो ये भी ला सकते हो। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 4 एंड 5। देखिए 4 इक्वेशन और 5 इक्वेशन से हम बनाने की कोशिश करते हैं इसको। तो फोर्थ इक्वेशन कहाँ है भैया हमारी, तो फोर्थ इक्वेशन ये है हमारे पास। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये देखो,
ये हमारा क्या आया 1/f आया। अगर इसको आप ध्यान से देखते हो, ये जो हमारे पास आया हुआ है इसको अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये क्या है, ये इसी के इक्वल तो है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/f लिख सकते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पर हम 1/f लिख देते हैं इसकी जगह पर तो क्या बनेगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो अगर आप आगे इसका आगे भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कुछ इस प्रकार से, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है उत्तम, आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ, तो क्या किया हमने, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ चुका है, इसको हमने थोड़ा ध्यान से देखा तो पता चला कि ये तो फोर्थ इक्वेशन जैसा दिख रहा है। ओके, जो राइट हैंड है इसका, राइट साइड है जो इसकी, वो तो बिल्कुल फोर्थ इक्वेशन जैसी दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि अगर इसका लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेफ्ट बिल्कुल सेम है तो राइट भी सेम होगा। तो हमने 1/v माइनस 1/u को इक्वल रखा 1/f के। ठीक है, चलिए, तो ये अपना फिनिश हो गया। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर ही देते हैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छे से व्यवस्थित तरीके से। देखिए सबसे पहले तो हमने डायग्राम बनाने की कोशिश करी, एक ऑब्जेक्ट रखा हमने O1। ओके, उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए जो इमेज बननी चाहिए थी ए बी साइड के लिए वो बनी I1 के ऊपर, लेकिन हमारे पास CD सरफेस दी थी, CD के लिए ये बनी I के ऊपर। ठीक है, तो जो I ऑब्जेक्ट है, I इमेज जो बनी है वो किसकी वजह से बनी है, I1 की वजह से बनी है। ओके, तो I1 जो डिस्टेंस होगी ये हमारी क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, किसके लिए, I के लिए। वैसे एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो तो यही है, लेकिन जब हम CD के लिए निकालेंगे तो CD के लिए हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेनी पड़ेगी, ये लेनी पड़ेगी I1 के लिए। ये V1 हम बोल रहे हैं ना, V1 हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये होगा। तो हमने जब डेरिवेशन निकाला तो हमने दोनों सरफेस के लिए निकाला, AB और CD के लिए। ओके, तो AB और CD कहाँ गया हमारा, ये कुछ इस प्रकार से हमने किया, AB के लिए लिखा, उसके बाद CD के लिए लिखा, फिर आखिरी में क्या किया, दोनों को थोड़ा सॉल्व किया ताकि हमारा दोनों दोनों एक जैसा दिखने लग जाए लेफ्ट हैंड। उसके बाद हमने सॉरी राइट हैंड दोनों का सेम दिखने लग जाए। उसके बाद हमने क्या किया, अगले स्टेप में दोनों को जोड़ दिया, दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, सम कर दिया। सम करने के बाद कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन आया। उसके बाद हमने एक कंडीशन लेके मान ली, एक कंडीशन मान ली हमने कि हमारी जो इमेज है, सॉरी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है इन्फिनिटी के ऊपर। इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रेस आती है, और पैरेलल रेस कहाँ पर पास होती है, फोकस पे पास होती है। तो यहाँ पर जो इमेज डिस्टेंस बनेगी वो फोकल लेंथ के इक्वल बनेगी। ठीक है, तो हमने बोला कि v इक्वल टू एफ, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बनेगी, अब सामने वाला भैया इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो डिस्टेंस भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ओके, तो ये हुआ यहाँ पर, तो 1/f, और जो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो v था, v की जगह हमने f रखा, u की जगह पर हमने इनफाइनाइट रखा। ओके, तो इस प्रकार का हमारे पास एक्सप्रेशन आया। और लास्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, हमने इक्वेशन और 4 और 5 को दोनों को ऐड कर दिया और हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार का आया। ओके, चलिए, तो इतना आपको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ये टॉपिक भी अच्छा टॉपिक है और सिंपल टॉपिक है। डायग्राम थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन टॉपिक बहुत इजी है। ओके, जो आपने जो पढ़ाया आपने अभी थोड़ी देर पहले, उसके कंपेयर में काफी इजी है, उसी को हम यूज करेंगे। जो आपने फॉर्मूला निकाला था ना यहाँ पर, लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, उसी को हम यहाँ पर यूज करने वाले। ओके, तो करते हैं स्टार्ट इसको भी, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को। क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, शो दैट फॉर थिन लेंस 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 वेयर सिंबल हैज देयर यूजुअल मीनिंग। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। चलिए, तो हम करेंगे क्या, कॉम्बिनेशन कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, एक लेंस ये रहा हमारा, एक लेंस ये रहा, एक लेंस से AB, एक लेंस से CD। देखो एक बात आप लोग ध्यान देना यहाँ पर, अब हम बार बार ये नहीं करेंगे कि पहले इस सरफेस से टकराएंगे फिर इसके बाद इससे फिर इससे, ऐसा नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट मान के चलेंगे, ये इसका एक एवरेज निकाल के, इसका एवरेज निकाल लेंगे कि यार इससे टकराई होगी बीच में जाकर, तो उसके लिए फाइनल इमेज कुछ यहाँ पर बनी होगी, जैसे कि यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर बनी होगी। ओके, फिर आखिरी में इस लेंस से टकराई होगी, उसके बाद फाइनल इमेज हमारी यहाँ पर बनी होगी। ओके, तो इस प्रकार से करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमने एक के लिए तो निकाल लिया है पहले ही। ओके, एक के लिए तो हमने पहले ही निकाल लिया है, तो हम क्या करेंगे, अब दोनों को कंबाइन करके देखेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट नहीं है, डेरिवेशन बहुत ईजी है इसका। ठीक है, बस वैल्यू पुट करना है फॉर्मूले में और हो जाएगा, कहानी खत्म। चलिए, तो पढ़ते हैं इसको। In above diagram, let L1 and L2 be a two thin convex lens of focal length f1 and f2। फोकल लेंथ जो हमारा लेंस L1 है उसकी है f1, L2 जो लेंस है उसको बोल रहे हैं हम f2, kept in contact with each other। Let combined focal length of system is f, then according to the lens equation। देखिए, इसकी है f1 फोकल लेंथ, इसकी है f2 फोकल लेंथ। अब दोनों को कंबाइन करने के बाद एक नया लेंस हमारे पास बन गया होगा, आप लोग देख रहे होंगे। ओके, ये नया, दो को कंबाइन करके एक नया लेंस हमने बना रखा है। ऐसा थोड़ा सा कोशिश करना समझने की इसको।
तो उसकी हमने फोकल लेंथ क्या बोल रखी है, इसकी जो नए नए लेंस की हमारी फोकल लेंथ आएगी उसको हम बोल रहे हैं एफ। ये हमारी एफ है, इसके लिए हमारी F1 बनी, इसके लिए हमारी F2 बनी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिएगा आगे, ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है, मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से। ओके, तो ये हमने डिराइव किया था थोड़ी देर पहले अकॉर्डिंग टू लेंस इक्वेशन। ओके, लेंस इक्वेशन के अनुसार ये हमने डिराइव कर चुके हैं। अब इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, let an point object O1 placed in the front of lens L1 by lens L1 its real image formed at I1. This image I1 act as an object, ठीक है, act as an object for L2 lens. Hence by L2 lens final virtual image formed at I. ठीक है, formed at I. हुआ क्या, वही कंडीशन यहाँ पर हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे पहले यहाँ पर समझो। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने किसके सामने रख दिया है, उसको हमने रखा है L1 के सामने, इसको हम L1 बोल रहे थे, अभी यहाँ पर A रखा हुआ है तो इसके सामने हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को लाकर यहाँ पर कहीं पर। ओके, इसकी वजह से इमेज कहाँ पर बननी चाहिए, L1 की वजह से यहाँ पर इमेज बननी चाहिए, इसको हमने क्या बोल दिया, I1 बोल दिया। ओके, अब B की वजह से जो इमेज बननी चाहिए, मतलब कि जो लेंस B1 है उसकी वजह से इमेज कहाँ पर बनेगी, फाइनल इमेज वो बनेगी यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे I। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर, मतलब जो फाइनल इमेज हमारी बनी वो यहाँ पर जाकर कहीं पर बनी है। अब आपको ये भी पता है कि किस प्रकार से हम नाम रखते हैं इनका, इसको हम बोलेंगे U, इसको बोलेंगे V, इसको बोलेंगे V1। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ गए होंगे, बस इसी को हम अप्लाई करने वाले। चलिए, तो लेट एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट O1 प्लेस इन फ्रंट ऑफ L1 बाय लेंस L1 इट्स रियल, ये तो पढ़ चुके हैं हमें ना पहले ही। चलिए, तो इसको अप्लाई करते हैं डायरेक्ट, और क्या। देखो डेरिवेशन बहुत छोटा है, देखो इतना सा बड़ा डेरिवेशन है इसका, छोटा सा ये दराक में आ जाएगा डेरिवेशन। तो देखिए हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम पहले अप्लाई करेंगे L1 के लिए, तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अभी हम बोल रहे थे इसकी जो फोकल लेंथ है वो F1 है, तो यहाँ पर हम F1 रखेंगे, और इसके लिए जो इमेज डिस्टेंस बनेगी वो V1 बनेगी, V थोड़ी बनेगी, V तो फाइनल बनेगी हमारी, तो V1 बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो U है यहाँ पर, तो U रख दिया, इसको इक्वेशन का नाम दे दिया हमने इक्वेशन सेकंड। इसी प्रकार से लेंस L2 के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए फोकल लेंथ जो बनेगी वो F2 बनेगी, जो U बनेगा वो यहाँ पर क्या रहेगा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगी वो V1 रहेगी। ओके, और जो V रहेगा वो V के इक्वल रहेगा, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी। अब अगली स्टेप में क्या करते हैं, हम इसको दोनों को जोड़ देते हैं, कंबाइन करना है ना हमको, तो कंबाइन कर देते हैं। तो ये देखिए हमने कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद कुछ काटा पीटी करी हमने, वैल्यू में काटा पीटी करी, क्योंकि ये और ये कट जाएगा, देखो ना यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कट जाएगा, ये तो आप कर लोगे, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो ये। तो देखिए यहाँ से कट पिट के बाद क्या बनेगा हमारे पास, 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। और 1/V 1 माइनस 1/U क्या होता है, यही तो अपना 1/F होता है। ओके, क्योंकि ये तो हम जानते हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1/F के इक्वल आएगा। ठीक है, तो बस ये आ गया आपका डेरिवेशन। बताओ कितना सिंपल डेरिवेशन है। नितिन आ रहा है समझ में? ओके, ठीक है, तो सिंपल सा है डेरिवेशन। अब देखिएगा ये डेरिवेशन यहाँ पर समाप्त हो गया, कुछ नहीं है इसमें, बस वैल्यू पुट करनी है आपको, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ओके, अब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस भी पढ़ ही लेते हैं इसको भी, सिंपल सी बात है ये पावर ऑफ लेंस। द पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, ठीक है, इन मीटर। इट इज डिनोटेड बाय P एंड इट्स मेजरमेंट यूनिट इज diopter। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होता है रेसिप्रोकल, किसके रेसिप्रोकल होता है, ये फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है। पावर ऑफ लेंस को किससे डिनोट करते हैं, P से हम डिनोट करते हैं, ये P अपना पावर ऑफ लेंस होता है। ओके, तो इसको किस तरह से हम बताएंगे कि 1/F होता है। ओके, किसमें होता है, जो F होगा वो मीटर में होगा। देखो मीटर क्यों बोल रहे हैं पता है आपको, यहाँ पर मीटर में, वैसे सेंटीमीटर में होना चाहिए लेकिन मीटर में होगा। ओके, ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होती है, फोकल लेंथ होती है, वो तो सेंटीमीटर में होती है। अरे लेंस बहुत छोटे होते हैं। ओके, तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में, तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें बताओ। तो 1/F सेंटीमीटर में क्या होता है, यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या, यहाँ पे आ जाएगा 100। ओके, तो ये तो आप जानते हो किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। अरे इसके अपॉन में हम लिखेंगे तो अपॉन को ऊपर चला जाएगा तो 100 आ जाएगा। ओके, तो ये होती है आपकी पावर ऑफ लेंथ। इसको और थोड़ा समझते हैं व्यवस्थित तरीके से। ये देखिए मैथमेटिकली P इज इक्वल्स टू 1/F इन मीटर। अगर इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से अपन डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद ऊपर चला जाएगा, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अगर हमें उसी को आगे बढ़ाना है, पावर ऑफ लेंस का डेरिवेशन निकालना है उसी के आगे, तो बहुत सरल है, हम निकाल के आ चुके हैं 1/F प्लस 1/F प्लस 1/F2 इक्वल टू 1/F। तो क्या करेंगे,
इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखकर इसको लिख सकते हैं, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर सभी में, पहले तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ओके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों इक्वल ही है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कॉमन ले लो 100, ठीक है, समझ जाओगे। तो ये हमने कर दिया। अब हमारे पास ये समझ में आ गया कि 100/1/f क्या होगा, P1 के इक्वल होगा, ये P2 के इक्वल होगा और ये P हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से पावर ऑफ लेंस का डेरिवेशन भी निकाल सकते हो, देखो कितना सिंपल है। उसी के आगे हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया तो पावर ऑफ लेंस भी हमारा आ चुका है। ये 2 डेरिवेशन थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इनको कर लीजिएगा अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये अपना फिनिश हो गया। अब हम आगे क्या देखेंगे, सर ये कनकेव लेंस के लिए तो नहीं आता नहीं कॉम्बिनेशन? कॉनकेव के लिए नहीं आते, कॉन्वेक्स के लिए आते हैं, ओके, कॉनकेव के लिए नहीं आएंगे। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। अगला जो टॉपिक है, फाइनल टॉपिक हमारा बचा हुआ है, वो है अपना लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको भी समाप्त कर ही लेते हैं यार, हो जाएगा टाइम से अपना। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो लीनियर मैग्निफिकेशन इसको डिनोट करते हैं एम के साथ। ये क्या होता है, एक रेशो होता है किस किस के बीच में, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की जो हाइट है, ठीक है। मान लो सुमित खड़ा हुआ है लेंस के सामने, तो सुमित की जो इमेज बनेगी लेंस के द्वारा उसको हम आई बोलेंगे, और सुमित की जो हाइट है उसको हम बोलेंगे ओ। मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी उसको ओ बोलेंगे, और इमेज की जो हाइट होगी उसको हम आई बोलेंगे, ओके। अब यहाँ पर आई क्या है, आई यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट है, ध्यान रखो, सॉरी इमेज की हाइट है, इमेज की हाइट हमारी आई, ऑब्जेक्ट की हाइट हमारी ओ, इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, इमेज ऑफ हाइट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होती है आपकी लीनियर मैग्निफिकेशन, ओके। तो इसका डेरिवेशन भी हम करने वाले हैं। चलिए, तो क्या करेंगे हम, देखिएगा यहाँ पर हम फिर से वही लेंस यूज करेंगे। ये रहा आपका लेंस कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये लेंस है हमारा। चलो इसको तो ऐसे ही देख लो आप लोग, दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। तो ये तो होगा क्या, अब हमें हाइट बतानी है तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सुमित खड़ा हुआ है लेंस के सामने, ओके। तो सुमित जो खड़ा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, सुमित के सर को बोल दो ए, सुमित के पैर को बोल दो बी। तो अब क्या हो गया, ए बी यहाँ पर खड़ा हुआ, आप सुमित नहीं बोलेंगे, हम ए बी बोलेंगे। तो ए बी यहाँ पर खड़ा हुआ है, ओके, इंसान है ये, पॉइंट नहीं है ये, ओके। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इसकी इमेज बनानी पड़ेगी। क्या करते हैं हम, मान लो इसको हम कहाँ पर खड़ा है, कोई सी भी कंडीशन आप मान सकते हो। मान लो ये कहाँ पर अभी खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर, ओके। तो क्या होगा, इसकी इमेज जरा बनाने की कोशिश करते हैं। इमेज बनाना बहुत सिंपल है, एक काम करो, एक पैरेलल रेस निकाल दो। ये निकाली हमने पैरेलल रे, ये गई पैरेलल बिल्कुल। अब क्या होगा, देखो आप टकरा सकते हो यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर, अगर आपको और व्यवस्थित बनाना है तो, ओके। लेकिन मैंने अब क्या किया, मैंने यहीं से टकरा दिया इसको, इस लेंस को यहीं पर ए बी सरफेस के ऊपर कर दिया। चलो ठीक है, अब जितना आपको समझ में आ रहा है उतना समझो। क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, एक्चुअल में मुझे डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाना चाहिए था, ऐसा और ऐसा करके ऐसा, तब जाके एक्चुअल पोजीशन इसकी आती। लेकिन ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया। अगर आप डायग्राम बनाओ तब ध्यान रखिएगा। तो ये यूं होगा कुछ इस प्रकार से। अभी टकराने के बाद क्या हुई, इसकी इमेज यहाँ पर फोकस से पास होगी। पैरेलल रेज हमेशा फोकस से पास होती है, तो ये फोकस से हमने इसको पास कर दी कुछ इस प्रकार से, ओके। ये फोकस से पास हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देते हैं। तो अब जहां पर ये इमेज बनेगी, ओके, यहाँ पर मान लो इमेज बनी हुई है। अब जैसे अपने पास डायग्राम है उसके हिसाब से यहाँ पर इमेज बनी है, तो इसके हिसाब से इमेज बना दो, ओके। ये इमेज बन गई, ओके। तो इसका जो सर होगा ये यहाँ पे होगा उल्टा, और ए बी जो बी डैश है इसको हमने बी डैश बोल रहे हैं, ओके। तो ए डैश और बी डैश ये हमारी इमेज बनी हुई है, ये उल्टी बनी हुई है, ठीक है, ये उल्टी बनी हुई है। यहाँ पर हमारी ए बी थी, यहाँ पर हमारी बी डैश ए डैश बनी है। इमेज का नाम दे दिया हमने, इसका नाम ए बी दिया था तो इसका नाम क्या देंगे, ए डैश एंड बी डैश। तो ये उल्टी बनी हुई है, बी डैश ए डैश बनी हुई है, ओके। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, बस। अब कुछ नहीं है ज्यादा कुछ इसमें। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ट्रायंगल यूज करेंगे, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल हम यूज करेंगे, और इसके बाद हमारा आंसर क्या, डेरिवेशन जो भी आउटपुट होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट का समय है, आप सभी क्लास रिज्वाइन कर लीजिएगा। इसको अपन फिनिश कर देंगे और ये पार्ट भी हमारा फिनिश हो जाएगा। 5-10 मिनट का टॉपिक और है, मान के चलो 5 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। तो आप सभी रिज्वाइन कर लीजिए, कर लेना, ओके। चलिए ठीक है, तो हम कहाँ कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओ। और जो यहाँ पर इसकी इमेज बनी हुई है, ओके, इमेज कहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर बी डैश ए डैश, इसको हम क्या बोलेंगे, आई डिस्टेंस, ओके। आई बना लेते हैं यहाँ पर, आई जो इसकी हाइट है उसको बोलेंगे आई।
ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, हम इसको प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल का यूज करेंगे। देखो हम क्या करने वाले हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, आई अपॉन ओ। तो हमारे पास आई भी चाहिए और ओ भी चाहिए, तो इसको हमने ओ बोल दिया, इसको बोल दिया आई। तो इन दोनों में समानता हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल का यूज करेंगे। देखिएगा एक यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है कुछ इस प्रकार से, ओके। अब एक और ट्रायंगल बन रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। वैसे तो 3-4 ट्रायंगल बन रहे हैं, लेकिन हमें कौन सा यूज करना है जिसमें हम ज्यादातर सिमिलरिटीज निकाल सके। तो ये और ये देखो यहाँ पर, इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, इनकी हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। देखिएगा, तो इतना समझ में आया। अगर आप ये ध्यान से देखो इन ट्रायंगल को, तो ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। देखो ये वाला एंगल सेम है, उसके अलावा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। तो इस प्रकार से जो एंगल की प्रॉपर्टीज होती है, तो ये दोनों एंगल सेम है। ओके, तो इसको लिखेंगे कैसे हम, वो देखिए यहाँ पर, इन ट्रायंगल एबीओ एंड ए डैश बी डैश ओ वन। ओके, देखो इसका जो सेंटर है उसको हमने ओ वन बोल रखा है। वैसे हम हर बार ओ बोलते हैं, यहाँ पर ओ वन बोला। क्यों बोला ओ वन, क्योंकि हमें इसको ओ लेना है। इसको हम पहले ही ओ मान चुके हैं, इसको हम पहले ही आई मान चुके हैं, तो इस हिसाब से हमें इसको ओ वन बोलना पड़ेगा। ये जो ऑप्टिकल सेंटर आपको दिख रहा है ना, उसको हम ओ वन बोलेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसलिए हम ओ वन बोल रहे हैं इसको। यहाँ पर आप लगा लीजिएगा ओ वन, ये ओ वन, ठीक है। तो हमने देखा कि एंगल बी एंड एंगल बी डैश ये हमारा 90 डिग्री का था, इसलिए ये भी हो गया अपना। उसके बाद वर्टिकल अपोजिट एंगल थे ओ वन और ओ वन, ठीक है। तो ये भी अपना समझ में आया आपको। तो इस प्रकार से एंगल एंगल क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हम देखें, तो ये दोनों जो ट्रायंगल्स होंगे वो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है, सिमिलर होंगे। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ए डैश बी डैश, हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो होगा वो इसके सिमिलर होगा। इक्वल नहीं बोल रहा हूं मैं, सिमिलर बोल रहा हूँ, ओके। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ए बी अपॉन ए बी डैश करते हैं अपन, ठीक है, नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं, बी डैश ए डैश बोल दो या ए बी डैश बोल दो, नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके इक्वल हो सकता है, अब हम इसको ले लेते हैं, ये भी समान ही होंगे। तो ओ वन बी बोल देते हैं, और क्या बोल दें अपन, इसके हिसाब से ओ वन बी डैश बोल देते हैं, ठीक है, ओ वन बी डैश, ये सिमिलर होंगी, ठीक है। तो देखिएगा आप आगे, ये देखिए यहाँ पर हमने यही कुछ किया। अब हम जानते हैं ए डैश बी डैश क्या है और ए बी क्या है। ए डैश बी डैश, यहाँ पर देखिए आप, ए डैश बी डैश क्या है, अपनी जो इमेज बनी हुई इमेज की हाइट है, और ए बी क्या है, ए बी हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर कि ये ए डैश बी डैश जो बनी है वो हमारी इमेज की हाइट है, और ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है। और ओ बी डैश और ओ वन बी ये क्या है, ये भी कुछ रिलेशन निकल सकता है इनमें। ये देखिए, ये अपनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, अपनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है जिसको हम यू बोलते हैं। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है अपनी, ये हमारी इमेज डिस्टेंस है, ओके। तो इसको हम वी बोलेंगे, तो इसकी भी वैल्यू हम पुट कर ही देते हैं। ये देखिए यहाँ, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी वी अपॉन यू, ठीक है। अब थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा एक बात, जो साइन कन्वेंशन होता है वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जब भी हम ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन में जाते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, जो जो हमारी वैल्यू होती है वो हम नेगेटिव लेते हैं, ओके। तो ये देखिए, हम इसको क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे, ठीक है, माइनस यू बोलेंगे। उसके अलावा जब हमारी इमेज उल्टी बनती है, तब भी हम उसको उल्टा, मतलब जब अगर हमारी इमेज उल्टी बनती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, माइनस आई बोलते हैं। अगर सीधी बनती है तो उसको हम आई बोलते हैं, ओके। इसलिए हम इसको माइनस आई बोलेंगे। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको माइनस आई लिखा, इसको माइनस बी लिखा, माइनस यू लिखा, ओके। तो ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कैंसिल तो होने ही है ये, ओके। यहाँ पर क्या होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर हमने पिछली बार देखा जाता, पिछली बार हमने नहीं लिखा क्योंकि वहां पर भी कैंसिल हो रहे थे वो, ओके। तो आप चाहो तो इनको लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, समझ गए होंगे आप, क्योंकि दोनों कटने वाले हैं, ठीक है। ये भी कट जाएगा इससे, इसलिए इसकी कोई वैल्यू ज्यादा होती नहीं है। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो इसको काटने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, वन आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू, और यही हमें प्रूफ करना होता है, बस यही डेरिवेशन इसका, ओके। हम जानते हैं आई अपॉन क्या होता है, एम होता है, तो इसकी आप वैल्यू एम रख दो। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा कि एम इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू। ये आपको प्रूफ करने के लिए आ जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि आप इमेज डिस्टेंस
इमेज डिस्टेंस और किसके बीच में रिलेशन निकालो, आप निकालो ऑब्जेक्ट हाइट के बीच में रिलेशन निकालो। ठीक है, इस प्रकार से घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं, मतलब कि हाइट और डिस्टेंस के बीच में आपसे रिलेशन पूछा जाता है, तो आप इस प्रकार से बता सकते हो। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आज की क्लास को अपने को यहीं पर एंड करना पड़ेगा। अब अगली क्लास में देखेंगे अगला टॉपिक। आज के जो टॉपिक्स थे अपने सारे फिनिश हो चुके। चलिए, तो रिकॉर्डिंग 2 मिनट में पॉज कर देता हूँ।